खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मेव और बलबन। बलबन एक हिंदुस्तान का राजा था 1266 से 1286 तक, और मेवों के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। मेवों ने उसके समय में बगावत की थी। वैसे तो मेवों ने कई बार बगावत की है। बलबन के समय में बगावत की, फिर बाबर के समय में बगावत की, फिर 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, और 1947 का भी पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी मेवों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन मैंने हसन खान मेवाती जी पे जो एक वीडियो बनाई थी, उस पर कुछ भाइयों मैंने ये कह दिया था कि वह मेव जाति जब जैसे राजपूतों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्हें रांगड़ कहने लगे, इसी प्रकार मीना लोगों ने जो इस्लाम को कबूल कर लिया तो उन्हें मेव कहने लगे। इस पर कुछ भाइयों ने इतराज़ किया। तो भाइयों, मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने ये लाइन ये हसन खान, ये हिस्ट्री ऑफ मेवात है डॉक्टर अजीज़ अहमद की। वो नू के अंदर ही प्रिंसिपल हैं YMD कॉलेज के, और जोनी वो MA हिस्ट्री हैं, PhD हैं। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 38 के ऊपर साफ शब्दों में लिखा है, दे इम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड कॉल्ड देमसेल्व्स एज मेव्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम देयर हिंदू ब्रदरन मीनाज, कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और वो अपने आप को मेव से, अपने हिंदू भाइयों में मीना से अलग करने के लिए अपने आप को मेव कहने लगे। इसी तरह से ये दी पंजाब कास्ट है एक, इसके अंदर डेंजली बीट सिंह ने 1883 में लिखी थी, उसने 1881 में जनना की थी, और ये पंजाब की जनना जाति के आधार पर की गई थी। उसके अंदर भी जो बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर पेज नंबर 180 के अंदर ऊपर जहाँ मेव जाती है उसके ऊपर लिखा है कि भाई बुलंदशहर की सेटलमेंट रिपोर्ट के अंदर भी मेव मीना जाति लिखी गई है, और मीना जो मीना से ही, और मेव में भाईचारा, उनके बहुत वो मीना से बने हैं और उनके बहुत से गोत मीना लोगों के साथ मिलते हैं, जबकि अधिकतर मेव लोग ये कहते हैं कि हम तो राजपूतों से बने हैं। तो वो दरिया खान और शशि बंदनी की कहानी भी सुनाते हैं और लिखते हैं, और वो ये लिखते हैं, इससे ये सिद्ध होता मेव और मीना में पहले जोनी आपस में शादी के रिश्ते भी थे। फिर भी किसी भाई को अगर दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। तो अब आगे आते हैं बलबन के ऊपर। मेव जोनी, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एक क्रांतिकारी जाति है, बहादुर है और अक्षत्रियों से निकले हैं। ये जोनी ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मेव लोगों ने जो बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। हम जब तारीख को पढ़ते हैं तो 1191 के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी जी हार गया, 1192 में जीत गया, और वो जीत के दिल्ली का अपना गवर्नर जो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक गुलाम था। 1206 के अंदर जो पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में जिला झेलम के अंदर खोखर जाति के लोगों से लड़ते हुए मोहम्मद गोरी मारा गया, और जो उसका जो गवर्नर था उसने दिल्ली और वो लाहौर का जो राजा बन गया। सुल्तान कहते थे उस टाइम राजा को। 1210 के अंदर पोलो खेलते हुए जो कुतुबुद्दीन ऐबक भी घोड़े से गिर के मर गया। फिर उसका पुत्र आराम शाह गद्दी के ऊपर बैठा, वो था 1210 से 1211 तक। या आप गुलाम वंश को समझ लीजिए, 1206 से और 1290 तक दिल्ली के गद्दी के ऊपर गुलाम वंश का राज रहा है। उसके बाद जो अमीरों ने विद्रोह कर दिया, और उसका इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, आराम शाह का जीजा था, उसने रिवोल्ट कर दिया और वो खुद राजा बन गया 1211। वो 1235 तक राजा रहा, और इल्तुतमिश ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था। तो मुसलमान काल में इल्तुतमिश की बेटी जो वो थी रजिया बेगम थी। उसने मरने से पहले कहा था रजिया बेगम को सुल्तान बना देना, लेकिन अमीरों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को जो वो बादशाह सुल्तान बना दिया। फिर जो अमीरों को तंग करना शुरू कर दिया। अमीरों ने रुकनुद्दीन और उसकी माता सातुर खान का कत्ल कर दिया, और रजिया बेगम को जो वो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर सुल्तान बनी, और उसका राज था 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240।
फिर फिर दोबारा विद्रोह कर दिया क्योंकि याकूत नाम का एक अबिसिनिया का सी था, उसके साथ रजिया सुल्तान के अफवाह फैल गई, लव अफेयर है, इसलिए अमीरों ने विद्रोह कर दिया। और बटिंडा का वो गवर्नर था अल्तुनिया, उसने भी विद्रोह कर दिया। रजिया बेगम ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अल्तुनिया का, याकूत का और रजिया बेगम का, तीनों का कत्ल करके बैराम शाह को 1240 से बैराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और 1242 तक वो रहा। बैराम शाह ने ही बलबन को वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन बैराम शाह ने उसको आंसी और रिवाड़ी की जागीर दी। इस प्रकार वो हमारे हरियाणा का बादशाह था। तो बैराम शाह को गद्दी से हटाकर मसूद शाह को 1242 में गद्दी पर बैठा दिया। 1242 से 46 तक मसूद शाह वो दिल्ली का सुल्तान था। मसूद शाह के समय में मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बलबन ने मंगोलों को हरा दिया। इससे बलबन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने मसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठा दिया और खुद उसका प्राइम मिनिस्टर बन गया। 1240 से 1266 तक नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान तो जरूर था, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री बलबन के पास थी, जिसका नाम उलूग खान था। और नसीरुद्दीन मोहम्मद की कोई संतान नहीं थी, वो 1266 में मर गया। तो उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठा और वो 1287 तक हिंदुस्तान का सुल्तान या बादशाह रहा। इस प्रकार बलबन ने लगभग 1240 से 1266 20 साल तो प्रधानमंत्री के रूप में और 66 से 86 तक उस बलबन का राज था। 18 फरवरी 1266 से 13 जनवरी 1287 तक वो 40 साल तक हिंदुस्तान का सुल्तान रहा। और उसके खिलाफ मेव लोगों ने विद्रोह किया था, इसलिए उसने मेव लोगों को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए मेवों के ऊपर 4 अटैक किए। सिद्ध की मेव तो लिखता है 4 अटैक किए, 1248, 1252, 1259 और 1259 या 1260 और 1266 के अंदर। लेकिन ये डॉक्टर एजाज अहमद लिखता वो 1256 और 1260 और 1266 ये 3 आक्रमणों का वर्णन करता है। तो इन 3 आक्रमणों में क्या क्या हुआ हम यही कहते हैं। और 1246 के अंदर मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन बलबन ने उनको हरा दिया। उस समय भी इन्होंने साथ नहीं दिया था मेव लोगों ने दिल्ली के बादशाह का, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 1248 के अंदर उनके प्रदेश पे आक्रमण किया गया और उनका काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन मेव दबे नहीं। फिर 1252 में भी उनको दबाने की कोशिश की। 1256 के अंदर एक विद्रोही था कुतलुग, एक रिवोल्ट कर दिया दिल्ली के एक अमीर ने, और उसको कारण था कुतलुग ख्वाजा को शरण दे दी। और मेव लोगों ने, मेव का उसमें राजा था अंतपाल, जिसकी राजधानी थी अजानगढ़, उसने कुतलुग ख्वाजा को शरण दे दी। इससे दिल्ली के बादशाह सुल्तान नाराज हो गए और उनको दबाने के लिए बलबन ने मेवात के ऊपर अटैक किया। मेवों की हार हो गई। इस समय बलबन प्राइम मिनिस्टर था, नसीरुद्दीन शाह वो बादशाह था। मेव हार गए, उनका काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन मेव ने इस हार को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको 1259 के अंदर मौका मिल गया। बलबन अपने सेना को लेकर और अपने रिवाड़ी की जागीर पर जा रहा था, और मेवों ने उसके सारे ही ऊँट लूट लिए या चुरा लिए। सेना के अंदर ऊँटों की कमी हो गई। इससे पहले 1256 में भी मेवों ने उसके आंसी के पास ऊँट छीन लिए थे। जब वो 1255 के आखिर में मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था और सेना में ऊँटों की कमी हो गई थी, और इससे बलबन को काफ़ी नुकसान हुआ था। बलबन मेवों को अब दोबारा फिर 1259 में मेवों ने बलबन के ऊपर हाथ डाल दिया, क्योंकि वो अपनी 1256 और 12 हार को भूले नहीं थे। तो युद्ध होना जरूरी था। उनको सबक सिखाने के लिए
मेव ने जो 1260 के अंदर बलबन ने दोबारा फिर जो उन मेव के इलाके के ऊपर अटैक कर दिया। मेव का नेता इस टाइम मलखा खान था, और मलखा खान जो वो ये भी लिखते हैं को हिंदू मेव था। 9 मार्च 1260 को बलबन ने 10,000 सैनिक लेकर मेवात के ऊपर चढ़ाई कर दी। 29 मार्च 1260 तक 20 दिन तक वो मेवात के अंदर कत्लेआम करता रहा। फिर वो जो जिसके अंदर 12,000 मेव औरतें, बच्चे और बूढ़े शहीद हो गए। बलबन ने मेवों के सिर के ऊपर इनाम रख दिया था। उस टाइम जो टंका होता था, टका और टंका में फ़र्क है, एक तरह का रुपया करो, एक जिंदा मुर्दा सिर के ऊपर 1 रुपया इनाम, और जिंदा मेव को पकड़ के ले आओगे तो 2 रुपये इनाम। इससे मेवों को जो बहुत नुकसान हुआ। मेव के 250 सरदारों को पकड़ करके 29 मार्च 1260 को दिल्ली के अंदर मेव ले गया, बलबन ले गया, और उसको काफ़ी खजाना हाथ ले गया इसके अंदर। और उस समय जो मेवों की राजधानी वो इंदौर थी। ये इंदौर भी एक शहर है मेवात का। मलका इनका नेता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखता कि 60 बैग, जिसमें एक बैग में 35,000 टन के थे, तो बलबन मेवात से लूट करके भर के ले गया था। और उसने जो फिर मल्क उसके साथ वो मेवों के 250 चौधरियों को पकड़ के ले गया था। और जो उसके 29 मार्च 1260 के 2 दिन के बाद ओजरानी में बदायूं गेट के दरवाजे के सामने जो उन 250 चौधरियों का और मलखा खान का जो वध कर दिया गया। मलखा खान की खाल उतार के उसमें भूसा भर दिया गया। मुसलमान इतिहासकारों का मत है कि इतनी सज़ा, कड़ी सज़ा दी गई थी कि तारीख में पहले इतनी सख्त सज़ा कभी भी नहीं दी गई थी। लेकिन मेव फिर भी दबे नहीं। मेव जो एक बार तो दब गए, और गुस्सा उनके अंदर ऐसी ठीक इसी तरह से था। 1266 के अंदर नसीरुद्दीन शाह जो वो सवरग सिधार गया, और उसकी जगह बलबन जो वो सुल्तान बन गया। और इस समय उन्होंने फिर जो बलबन के समय में फिर रिवोल्ट कर दिया मेव ने। और इस समय उनका नेता था काकू राणा। जोगी काकू राणा का इतिहास में नाम तारीख में नहीं मिलता, लेकिन जो भी बाटों के किस्सों के अंदर मिलता है। इतिहासकार मौलवी अब्दुस शकूर ने भी अपनी किताब तारीख मेव में काकू राणा के दरबार का जिक्र किया है। इसमें मेव लोगों ने महरूली के पास गढ़ दमना में अपना मोर्चा बना लिया बलबन के खिलाफ। और जोनी अधनपाल भी उनका एक नेता था, जो कुलताजपुर तिजारा के पास है, वहाँ का रहने वाला था। और इस लड़ाई के अंदर जोनी इतने मेवों का और बलबन का इतना नुकसान हुआ कि कहते हैं मेवों के 1 लाख के लगभग जोनी वो इसके बलबन के 1 लाख जवान मारे गए थे, और 3 लाख मेव भी मारे गए। इस लड़ाई का जिक्र जो है वो इतिहासकार जोनी बर्नी ने किया है। बर्नी ने वो बर्नी के शब्दों में हम कह सकते हैं, वह बर्नी लिखता है, तो अभिमानन कई मेवों को मार डाला। मेवातियों की अशांति बढ़ गई थी और दिल्ली के आसपास उनकी ताकत बढ़ गई थी। ऐसा शमसुद्दीन के बड़े बेटों की लापरवाह आदतों और लापरवाही और सबसे छोटे बेटे नसूरुद्दीन की अक्षमता की वजह से हुआ था। रात में वे शहर में घुस आते थे, हर तरह की मुसीबतें खड़ी करते थे, लोगों को चैन से रहने से वंचित करते थे, और वे शहर के आसपास के देहाती घरों में लूट लेते थे। दिल्ली के आसपास बड़े और घने जंगल थे, जिनसे होकर कई सड़कें गुजरती थी। दोबाबा में असंतुष्ट और हिंदुस्तान की ओर जाने वाले डाकू दुस्साहसी हो गए थे। राजमार्गों पर लूटमाट करने लगे, और उन्होंने सड़कों को इस तरह से घेर लिया कि कारवां और व्यापारी गुजर नहीं पा रहे थे। दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो मेवातियों की दुस्साहसता इस हद तक बढ़ गई थी कि दोपहर की नमाज के समय शहर के पश्चिमी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, और कोई भी व्यक्ति उस समय के बाद शहर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वह तीर्थयात्री के रूप में यात्रा कर रहा हो या किसी राजसी पोशाक के थे। मेवातियों की इन दुस्साहसी हरकतों ने दिल्ली में हलचल मचा दी थी। बलबन मेवातियों को ख़त्म करने, उनके गढ़ों और गांव को नष्ट करने का बीड़ा उठाया। इसके बाद उसने सैन्य चौकियां बनाई, सैनिकों और अफगानों को बसने के लिए ज़मीनें दी। उसने प्रमुख स्थानों पर किले बनाए, जंगलों को साफ किया और सुरक्षित सड़कें बनवाई। तो
बलबन ने ये काम किया। गोपालगढ़ में किला भी बनवाया, मेवात के अंदर चौकियां बनवाई, दिल्ली के आसपास के जंगलों को साफ कर दिया, मेवातियों के बड़े बड़े गांव पर अटैक करके उनको उजाड़ दिया। और जोनी मेवों का इसके अंदर कहते हैं 3 लाख मेव मारे गए, और जोनी 1 लाख राजा के जोनी बलबन के सैनिक भी इन लड़ाइयों के अंदर मारे गए। तो ये था 1266 के बाद का युद्ध। और जोनी इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि जब तक मेव हिंदू रहे वे दिल्ली के मुसलमान बादशाहों का विरोध करते रहे, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में उन्होंने इस्लाम धारण कर लिया। फिर भी बाबर के समय तक वे दिल्ली के बादशाहों को तंग करते रहे। इसी प्रकार बुजले हसन जो वो एक इतिहासकार हुआ है, बुजले हसन भी ये लिखता है कि ये तो सच है कि मेवों को जो मेवों का काफ़ी नुकसान किया बलबन ने, लेकिन फिर भी वो मेवों को पूरी तरह से निदबाश किया। तो ये मेव एक बहादुर जाति है, ये हमेशा लड़ती रही है। बलबन के समय में भी इन्होंने विद्रोह किया, बाबर शाह के समय में भी विद्रोह किया। 1857 पे हम विद्रोह बनाएंगे, उसके अंदर मेवों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था। तो ये थी मोटी बाटी बातें मेव और बलबन के बारे में। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, मेव जो नहीं वो सेकुलर होते हैं। एक कहावत हरियाणा के अंदर, जाट का जो नहीं हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। जाटों के जो ने गाँव में तो आज से 100-150 साल पहले बहुत कम मंदिर होते थे और मेवात में बहुत कम मस्जिदें होती थी। लेकिन ये सारा 1857 की लड़ाई के बाद 1857 के अंदर न तो एक भी मंदिर को आग लगाई गई, न एक भी मस्जिद को आग लगाई गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये देख लिया कि हिंदुओं और मुसलमानों का डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में बांटना ज़रूरी है। और ये सारा झगड़ा 1857 के गदर के बाद जो नहीं वो पैदा हुआ है। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, और वो डिवाइड एंड रूल की नीति आज भी हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ये हिंदुस्तान एक बगीचा था, एक गुलदस्ता है जिसमें अनेक धर्म और अनेक जातियां हैं। कोई भी एक धर्म या कोई भी एक जाति जो नहीं, कोई भी एक फूल जो है नहीं गुलदस्ते से बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए सभी जातियां बराबर हैं, सारे भाई हैं, सभी धर्म बराबर हैं। जैसे सभी नदियों ने जाके समुद्र में गिरना है, इसी प्रकार सभी धर्मों का एक ही रास्ता है, उनका उद्देश्य है अल्लाह की जो इबादत करना। और भाइयों, सभी उस अल्लाह के इंसान हैं, इसलिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।